मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों इस प्लेटफॉर्म से जो है हिंदी टीजीटी पीजीटी तथा सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी की क्लास के क्रम में जो है कि मित्रों यहाँ से जो है कि प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है मित्रों वह लाइव चल रहा है, ठीक। लाइव क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट की। जैसा कि सामान्य हिंदी पर आप लोगों को प्रैक्टिस मिलेगी दोपहर में 12 से 1 बजे तक, और हिंदी साहित्य पर या टीजीटी पीजीटी या एलटी के सिलेबस पर जो है कि जो प्रैक्टिस हो रही है वह रात में 9 से 10 बजे तक, ठीक है। और यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से जुड़िएगा, ठीक है। और हिंदी टीजीटी पीजीटी और एलटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो है कि आज से जो है कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की भी क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी टीजीटी पीजीटी और एलटी के क्रम में जो है कि आज हमारी पहली क्लास होगी। और सामान्य हिंदी पर जो है कि मित्रों हमारे इस चैनल पर शुभी स्टडी क्लासेस पे जो है कि सामान्य हिंदी पर 3 वीडियो हो चुका है, यानी 3 क्लास हो चुकी है। हाँ, चौथी क्लास आज सामान्य हिंदी पर भी होगी। आप लोग सामान्य हिंदी पढ़ने के इच्छुक हो तो सामान्य हिंदी की क्लास जो है कि शुभी स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा और प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा, ठीक है। वहाँ एक जगह आप लोगों को सामान्य हिंदी की क्लास मिल जाएगी, टीजीटी पीजीटी एलटी की क्लास अलग से मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का अलग से मिल जाएगा एक जगह, टीजीटी पीजीटी या एलटी पर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वह एक जगह अलग से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सब कुछ जो है कि देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी तथा एलटी, ठीक है। हिंदी टीजीटी पीजीटी तथा एलटी को बेस करके जो है कि आज से जो है कि हम यहाँ से जो है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ जो है कि संपूर्ण हिंदी के टीजीटी पीजीटी और एलटी के सिलेबस को जो है कि कवर किया जाएगा, और एक क्रमबद्ध तरीके से जो है कि संपूर्ण सिलेबस को हम कवर करेंगे, ठीक है। और टू द पॉइंट एकदम कुछ भी छूटना नहीं पाएगा। लेकिन आवश्यकता होगी कि आप लोग जो है कि क्रमबद्ध तरीके से जिस तरह से हम जो है कि वीडियो अपलोड करते चल रहे हैं, वीडियो डालते चल रहे हैं, आप लोग उसको जो है कि देखते चलिए। एक एक करके पर डे जो है कि आप लोग वीडियो देखते चलिए, और एक एक करके हम जो है कि पर डे एक एक वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है मित्रों वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए। प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट से यदि आप लोग जुड़ते हैं तो उससे आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को जो है कि हम बार बार लेकर आते हैं। यदि आप लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा, और हमारी फुल गारंटी है कि लगभग 60% सिलेबस तो ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हम याद करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जरूरत है कि प्रैक्टिस सेट से जुड़ने की। हमारे बहुत से मित्र जो है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इच्छुक हों तो आप लोग भी जो है कि प्रैक्टिस सेट से जुड़िएगा, ठीक है। एक बार जरूर जुड़िए, एक बार उसे देखिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट क्वेश्चन को देखिए, विकल्प को देखिए, उसे देखिए किस तरह की तैयारी हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तब जो है कि समझ में आएगा। निश्चित रूप से एक बार आप लोग प्रैक्टिस सेट से हमारे जरूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए ठीक है मित्रों, आज जो है कि टीजीटी पीजीटी एलटी को आधार बनाकर, एलटी की सिलेबस को आधार बनाकर, एलटी के सिलेबस के बेस पर जो है यहाँ से जो है कि हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और क्लास के इस क्रम में जो है मित्रों जो है कि हमारी आज की पहली क्लास होगी, ठीक है। तो पहली क्लास के क्रम में जो है कि आज हम लोग सिर्फ देखेंगे इतना कि जो है कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी और एलटी के सिलेबस के आधार पर को आधार बनाकर हमको किस तरीके से पढ़ना है, हाँ, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ना है, जिससे जो है कि हम संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले जो है हम लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में देख लेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहली चीज देखते हैं
सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा आदिकाल। आदिकाल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आदिकाल में हम लोग देखेंगे कि आदिकाल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य की शुरुआत जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदिकाल से होती है, ठीक है। आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आदिकाल में जैसे शुरुआत करते हैं हम जो है कि हिंदी के विकास से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाओं को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कि आदिकाल का नामकरण देखते हैं, ठीक है। और फिर जो है कि इसके बाद प्रमुख इतिहास ग्रंथों को देखते हैं, हाँ, प्रमुख इतिहासकारों को देखते हैं। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, ठीक है। और इसी क्रम में जो है कि नामकरण देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने किस तरह से अपने अपने अनुसार जो है कि आदिकाल का क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है कि देखेंगे आदिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य क्या है, गद्य रचनाएं क्या हैं, इन सारी चीजों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आदिकाल में एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटना नहीं पाएगा। आदिकाल के इसी क्रम में जो है कि हम लोग देखेंगे हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, किस विद्वान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, ठीक है। तो हिंदी की पहली रचना किसकी है, अपभ्रंश की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, अपभ्रंश का पहला कवि कौन सा माना जाता है, ठीक है। इन सारी चीजों पर जो है कि चर्चा होगी। और हिंदी का अपभ्रंश से आपस में क्या संबंध है, हाँ, कौन कौन सी हिंदी की रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के अंतर्गत भी आती हैं, कौन कौन सी अपभ्रंश की रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रखी जाती हैं, इन सारी चीजों पर जो है कि आदिकाल के अंतर्गत चर्चा होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट होगा हमारा भक्ति काल, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे भक्ति काल पे, ठीक। तो भक्ति काल में देखेंगे हम लोग जो है कि भक्ति काल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि भक्ति काल में देखेंगे, भक्ति काल को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नंबर 1 देखेंगे, इसमें निर्गुण भक्ति क्या होती है, ठीक है, निर्गुण भक्ति, ठीक। और इसी क्रम में देखेंगे तो निर्गुण भक्ति को पुनः हम लोग देखेंगे कि निर्गुण भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। किन दो भागों में विभाजित किया गया है निर्गुण भक्ति को, तो पुनः निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी शाखा में विभाजित किया गया। किसमें, नंबर 1 आप देखेंगे ज्ञानाश्रयी, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा। और फिर नंबर 2 देखेंगे, इसी को जो है कि प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं मित्रों, आगे फिर देखेंगे हम लोग जो है निर्गुण भक्ति के बाद जो है कि फिर नंबर आता है इसमें सगुण भक्ति का, ठीक है। भक्ति काल में ही हम लोग देखेंगे फिर सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति में देखेंगे कि सगुण भक्ति को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सगुण भक्ति के अंतर्गत देखेंगे सगुण भक्ति को राम भक्ति शाखा, पहला है नंबर राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ठीक है। और दूसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भक्ति काल को मुख्यतया 4 भागों में विभाजित किया गया। एक तो जो है कि मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं, निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है, किन भक्तों को जो है कि किन संत कवियों को निर्गुण कहा जाता है, उनको निर्गुण क्यों कहा गया, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। और इसके बाद इसको 2 भागों में ज्ञानाश्रयी क्या होता है, ठीक है, और प्रेमाश्रयी क्या होता है, किन संत कवियों को ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत रखा जाता है और किन संत कवियों को प्रेमाश्रयी के अंतर्गत रखा जाता है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी यहाँ पर। फिर हम लोग देखेंगे सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है, हाँ, किन भक्त कवियों को सगुण भक्त कहा जाता है, क्यों इनको जो है कि सगुण भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आगे देखेंगे इसको जो है कि 2 भागों में बांटा गया, राम आश्रयी, राम भक्ति शाखा और जो है कि कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें देखा जाएगा कि राम भक्ति शाखा किसे कहते हैं, यानी हाँ, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन से रचनाकार, कौन कौन से कवि जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा को देखें
देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कृष्ण भक्ति शाखा। हाँ, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, या भक्ति काल की क्या विशेषता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको स्वर्ण युग, इन सारी चीजों पर जो है कि विचार होगा, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो ये हुआ जो है कि नंबर 1 हो गया आदिकाल। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया भक्ति काल। ठीक है, और इसके बाद जो है कि फिर चलते हैं नंबर 3 हम लोग देखेंगे रीतिकाल। ठीक है, तीसरा नंबर होगा हमारा रीतिकाल, नंबर 3 होगा रीतिकाल। रीतिकाल, ठीक है, तो रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल किसे कहा जाता है, क्यों इसे रीतिकाल नाम दिया गया, रीति का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। रीतिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है, ठीक है, और क्यों माना जाता है। ठीक है, तो और उनकी रचनाओं की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन रचनाकार रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। फिर रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि देखेंगे कि रीतिकाल को फिर जो है कि 3 भागों में बांटा गया। रीतिबद्ध, ठीक है, नंबर 1 रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, ठीक है। अब दूसरा नंबर है रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और नंबर 3 है रीति मुक्त, रीति मुक्त। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से जो है कि इन 3 भागों में जो है कि वर्गीकृत करके, विभाजित करके हम लोग रीतिकाल को पढ़ेंगे। यानी रीतिबद्ध का मतलब क्या होता है, क्यों इन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया। ठीक है, यानी जो कवि या जो रचनाकार रीत की परिपाटी में बद्ध कर जो है कि रचनाएं किए, उनको रीतिबद्ध कहा गया। क्यों कहा गया इनको जो है कि रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। फिर जो है कि रीति सिद्ध क्या होता है, क्यों इनको रीति सिद्ध कहा गया, और रीति मुक्त क्या होता है, क्यों इनको रीति मुक्त कहा गया। रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, और रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाओं की विशेषताएं कौन कौन सी है, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। ठीक है मित्रों, तो ये तो हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में, सिर्फ जो है कि यानी टीजीटी पीएचडी एलटी के क्रम में जो है कि सिलेबस के क्रम में सिर्फ जो है कि 3 पॉइंट अभी तक हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इस 3 के बाद चौथा पॉइंट हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि नंबर 4 हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हम लोगों का होगा इसके बाद गद्य साहित्य। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा, नहीं अभी जो है कि बचा है रीतकाल के बाद जो है कि आधुनिक काल पे हम लोग थोड़ा पहले चलेंगे। ठीक है, चौथे पॉइंट के क्रम में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में, फिर जो है कि देखेंगे चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। हाँ, महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा आधुनिक काल। ठीक है, अब आधुनिक काल के क्रम में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, इसका नाम जो है कि भारतेंदु युग क्यों रखा गया, क्यों भारतेंदु युग ही इसका नाम पड़ा। ठीक है, भारतेंदु जी कौन थे, हाँ, इस युग के अंतर्गत क्या इनकी विशेषता थी, हाँ, कितने महान थे कि इनके नाम पर जो है कि युग का ही नाम रख दिया गया। ठीक है, या भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से रचनाकार आते हैं, हाँ, इन सारी चीजों के विषय में भारतेंदु युग पे चर्चा होगी। फिर दूसरा युग हमारा आता है जो है कि द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग देखेंगे, द्विवेदी युग। फिर नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे छायावाद, छायावाद। ठीक है मित्रों, फिर नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के बाद फिर जो है कि नंबर 5 प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद फिर नंबर 6 नई कविता। ठीक है, नई कविता। ठीक है, तो ये हुआ मित्रों जो है कि आधुनिक काल के अंतर्गत।
तो हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में हाँ चौथे पॉइंट जो है हमारा आता है। चौथा पॉइंट क्या आता है? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किसे कहा जाता है, क्यों इसको भारतेंदु युग नाम दिया गया, भारतेंदु युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, भारतेंदु युग की विशेषता क्या है, ठीक है, उस समय की परिस्थितियां क्या रही, जो है कि इन सारी चीजों पर जो है कि चर्चा होगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे द्विवेदी युग। इसको जो है कि द्विवेदी युग ही इसका नाम क्यों रखा गया और कुछ नाम क्यों नहीं दिया गया, यानी भारतेंदु द्विवेदी युग क्यों नाम दिया गया। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य में क्या इनका योगदान था, क्या भूमिका थी, कितने महान थे, जो है कि इनके नाम पर जो है कि नामकरण किया गया, साहित्य के इतिहास का द्विवेदी युग कहा गया। और द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक है, द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या क्या रही, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। ठीक है, फिर छायावाद, अगला युग आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण युग है छायावाद, जिसमें जो है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 ही कवि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से तो 4 ही आते हैं, इसके अतिरिक्त और भी कवि आते हैं, लेकिन इन 4 कवियों ने ही जो है कि इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, इतना महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनका योगदान रहा कि इन्हीं को लेकर के एक नया युग चल पड़ा, छायावाद युग। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, या इन कवियों की क्या विशेषता है, इन सारी चीजों पे जो है कि चर्चा होगी। ठीक है, छायावाद के बाद मित्रों फिर आता है आपका प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या परिस्थितियां, क्या कंडीशन, क्या स्थितियां समाज की या देश की बदली कि जो है कि छायावाद के बाद जो है कि फिर प्रगतिवाद की शुरुआत हुई। प्रगतिवाद किसे कहते हैं, प्रगतिवाद का पहला कवि क्या किसे माना जाता है, प्रगतिवाद की विशेषता क्या रही और प्रगतिवाद की विचारधारा क्या रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आता है कि प्रगतिवाद की विचारधारा क्या रही। हाँ, इसको हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक मित्रों, तो इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद। अगला पार्ट इसका आता है प्रयोगवाद। हाँ, प्रयोगवाद के अंतर्गत जो है कि प्रयोगवाद नाम क्यों रखा गया, क्यों फिर जो है कि प्रगतिवाद के बाद फिर जो है कि क्यों प्रयोगवाद चल पड़ा। ठीक है, क्या समाज की कंडीशन बदली, क्या परिस्थितियां बदली समाज की या देश की। ठीक है, जिसके कारण जो है कि प्रयोगवाद का चलन हो गया, प्रयोगवाद चल पड़ा। क्यों इसको प्रयोगवाद नाम दिया गया, प्रयोगवाद के प्रयोगवाद की शुरुआत किससे मानी जाती है, प्रयोगवाद का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, प्रयोगवाद का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है, प्रयोगवाद नाम किसने दिया, प्रयोगवाद के अंतर्गत जो है कि कौन कौन से कवि आते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। फिर जो है कि अगला पॉइंट हम लोगों का है नई कविता। ठीक है, अब नई कविता में हम लोग देखेंगे कि नई कविता का मतलब क्या है, क्यों इसे नई कविता नाम दिया गया, नई कविता की समय सीमा कब से कब तक रही, नई कविता के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना जो है कि हुआ। इसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में जो है कि फिर अगला 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 4 तक, आधुनिक काल तक। चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब 5वां पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट देखते हैं कि 5वां पॉइंट क्या आता है इसके अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत गद्य साहित्य। ठीक है, 5वां पॉइंट इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों का आ जाता है नंबर 5। फिर मित्रों गद्य साहित्य, गद्य साहित्य। ठीक है, अब गद्य साहित्य में हम लोग देखेंगे कि गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है गद्य साहित्य के अंतर्गत, जो कि कहने में तो मित्रों बड़ा छोटा सा है गद्य साहित्य, लेकिन यह बड़ा ही ब्रॉड है, बड़ा ही इसके लंबा है, जो है कि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, और इसमें भी जो है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं क्रम से क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो गद्य साहित्य के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ना है नाटक। ठीक है, नाटक सबसे पहले नाटक पढ़ते हैं, क्योंकि गद्य साहित्य की शुरुआत जो है कि नाटक से ही मानी जाती है। ठीक है,
तो नाटक में देखेंगे कि नाटक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है, हिंदी के पहले नाटककार कौन से माने जाते हैं, किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से नाटकों की शुरुआत हुई। पहले जो है कि बंगला से अनुदित नाटक आए, कुछ अंग्रेजी से अनुदित नाटक आए, इसके बाद फिर जो है कि धीरे धीरे हिंदी में भी जो है कि नाटक लेखन की शुरुआत हुई। वो शुरुआत किसने की, इन सारी चीज़ों पर जो है कि हम लोग नाटक में चर्चा करेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे एकांकी। नाटक का जो है कि एक छोटा सा भाग मान लिया जाता है एकांकी। ठीक है। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाला नाटक ही, लेकिन इसको एक दूसरी विधा के रूप में नाम दे दिया जाता है, यानी एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। तो पहले एकांकीकार कौन है, ठीक है, पहली एकांकी कौन सी मानी जाती है, कौन कौन सी एकांकियों को हम लोगों को पढ़ना है, किन किन एकांकियों को जो है कि डिस्क्रिप्टिव ढंग से, व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ना है, हाँ, किन किन एकांकियों के रचनाकार कौन से हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है, उनकी ये सारी चीज़ों के जो है हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं, हाँ, कौन कौन से महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं, हाँ, सब के विषय में जो है कि चर्चा होगी। ठीक है। आगे फिर चलते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट आता है गद्य में निबंध। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मित्रों निबंध। ठीक है। निबंध में हम लोग देखेंगे कि निबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है। ठीक है। कितने प्रकार के जो है कि निबंध लिखे गए, हाँ, निबंध को कितने भागों में कह सकते हैं विभाजित किया गया, या कितने प्रकार के निबंध लिखे गए, हर प्रकार के निबंधों की क्या अपनी विशेषता है। ठीक है। पहला निबंध कौन सा माना जाता है, पहले निबंधकार कौन से माने जाते हैं, कहाँ से निबंध की शुरुआत होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध है, कौन सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है कि निबंध में चर्चा होगी। फिर एक बहुत बड़ा पार्ट मित्रों आता है, इसके बाद जो है कि गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास। ठीक है। चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे उपन्यास। ठीक है। उपन्यास तो मित्रों बहुत ही बड़ा पार्ट है और बड़ा ही रोचक है। ठीक है। हाँ, तो बड़ा भले ही है लेकिन रुचिकर है, रोचक है। आप लोग जो है कि अगर पढ़ते जाएंगे, अच्छे ढंग से रिवीजन करते जाएंगे, कुछ भारी काम नहीं है, सब याद हो जाता है। इसमें बहुत से उपन्यासों को हम लोगों को जो है कि पढ़ना होगा। ठीक है। व्याख्यात्मक ढंग से कह सकते हैं, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम उनकी विषय वस्तु के विषय में जानना होगा, छोटे से शार्ट में उनकी कहानी को हमको समझना होगा, उनके पात्रों के विषय में जानना होगा कि कौन कौन से इसमें स्त्री पात्र हैं, कौन कौन से पुरुष पात्र हैं, कौन इसका नायक है, कौन इसकी नायिका है, नाटक में भी और उपन्यास में भी जो है कि। ठीक है। और इस तरह से जो है कि किस पात्र की क्या विशेषता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। ठीक है। उसको समझाना पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप लोगों का काम है वीडियो देखना। आप वीडियो देखते चलिए जो है, और हम जो है कि समझाते चलेंगे, हाँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा उपन्यास को पढ़ना पड़ता है। जब तक उपन्यास को नहीं पढ़ेंगे, अगर जो है कि ऐसे ही पढ़ना है, हाँ, तो फिर नहीं समझ में आएगा। लेकिन उपन्यास पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, हाँ, तो कौन कौन से इसमें पात्र हैं, हाँ, क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी थीम है, उस सारी चीज़ों को समझना पड़ता है मित्रों। ठीक। तब एक बार पढ़ लेने से फिर उपन्यास कभी भूलता भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम भर लगता है, लेकिन एक बार आप उपन्यास को पढ़ लीजिए, फिर उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। चलिए ठीक है मित्रों। इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे, अगला पार्ट है पांचवा। ठीक है। उपन्यास के बाद जो है कि एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है कहानी। ठीक है। तो कहानी तो आप लोग जानते हैं, कहानी तो बड़ा ही रोचक पार्ट है। ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता है, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। तो पहले कहानीकार कौन है, हिंदी की पहली कहानी कौन है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, कौन कौन से महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, हाँ, तो किस कहानी की क्या विशेषता है, तो बहुत ही रोचक पार्ट है मित्रों। ठीक है। इसको आप लोग जरूर मन से लगा कर बढ़िया से पढ़िए। एक बार पढ़ लीजिए उपन्यास और कहानी, फिर इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि इसका नाम ही है कहानी। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। और नई, हाँ, इसके बाद जो है कि छठा है, छठा आपका आ जाएगा इसी में आलोचना। ठीक है। आलोचना एक छोटा सा पार्ट आता है। हाँ, इसी के साथ हम लोग गद्य साहित्य के अंतर्गत आलोचना को भी देखेंगे। आलोचनात्मक कौन कौन से आलोचक हैं महत्वपूर्ण, हाँ, कौन कौन सी उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, हाँ, किस तरह से कौन आलोचना करता है, किस तरह से किन किन विद्वानों ने आलोचना की है। आलोचना को जो है जो है कि कई तरह की आलोचना होती है। हाँ, उन आलोचनाओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नामवर सिंह है, ठीक है, रामविलास शर्मा है। ठीक है। तो ये लोग जो है कि प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। इनकी कौन कौन सी आलोचना ग्रंथ हैं, क्या इन लोगों की विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। फिर एक पार्ट इसी में और बचता है जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। तो छोटा सा है, लघु विधा जिसको हम लोग कहते हैं, लघु
विधा, ठीक है। अब लघु विधा के अंतर्गत हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, हाँ, जैसे आत्मकथा है, ठीक है, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, डायरी है, सर इन सारी लघु विधाओं को जो है कि पाठ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न मित्रों बहुत सा पूछा जाता है। हाँ, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, यही विधा ही पूछ लिया जाता है कि कोई रचना का नाम दे दिया जाता है, और जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधा है। क्योंकि छोटी छोटी विधाएं हैं तो नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन कई हैं, हाँ ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भले ही ये छोटे छोटे पार्ट हैं, लेकिन इस पे हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार कहानी हम पढ़ लेंगे ना, फिर कहानी नहीं भूलेगी, उसकी विधा हम नहीं भूलेंगे कौन सी विधा है। निश्चित रूप से एक बार कहानी पढ़ लिए, 2 बार कहानी पढ़ लिए, तो फिर जो है कि पूछ लिया गया कि कौन सी विधा है, जैसे पूछ लिया गया, ठीक है, प्रेमचंद की कोई कहानी पूछ ली गई और पूछ लिया गया कि कौन सी विधा है, तो उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। उपन्यास एक बार प्रेमचंद का पढ़ लिए या किसी का उपन्यास पढ़ लिए, उसको अगर रख दिया गया परीक्षा में, पूछ लिया गया कौन सी विधा है, तो कभी नहीं भूलेंगे आप जो है उपन्यास है, ठीक है। और एकांकी भी उसी तरह का है, नाटक भी उसी तरह का है, निबंध भी एक बार पढ़ लिए, निबंध थोड़ा सा जो है कि टफ होता है, ठीक है। तो वैसे भी जब एक बार निबंध आप पढ़ लेंगे ना, फिर वो कभी नहीं भूलेगा। हाँ, कि कौन सी विधा अगर पूछ लेगा तो नहीं भूलेगा कौन सी विधा है। लेकिन यहाँ से लघु विधाएं जो होती हैं, ये छोटी छोटी कई विधाएं होती हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों को इन लघु विधाओं पर जो है कि विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ मित्रों जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में जो है गद्य, हाँ, गद्य साहित्य हमारा, ठीक है। इसके बाद इसी में जो है कि हम लोग थोड़ा सा जो है कि अन्य करके पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर जो है कि 5वां, छठा हमारा पॉइंट होगा इसके बाद इसमें जो है कि इस सिलेबस के अंतर्गत जो हम लोगों को और पढ़ना है, अन्य करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य करके पढ़ेंगे, तो अन्य में क्या रखेंगे, अन्य में जैसे हम लोगों का आ जाएगा मित्रों गीत नाट्य, ठीक है। अन्य में क्या आ जाएगा, गीत नाट्य। अभी हम लोगों को गीत नाट्य भी यहीं पर देखना है, गीत नाट्य, ठीक है। और गीत नाट्य के बाद फिर जो है कि हम लोगों को यहीं पर देखना है पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान देखना है। फिर पत्र और पत्रिका देखना है, यहीं पर पत्र और पत्रिका, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि उपनाम हम लोगों को देखना है, कवियों के कुछ उपनाम दिए होते हैं, इसको भी देखना है, ठीक है। और उपनाम के बाद हाँ फिर जो है कि इसी के अंतर्गत जो है कि अभी हम लोगों को जो है कि प्रमुख कवियों का जन्म एवं जन्म स्थान यहीं पर देख लेते हैं। इसी के अंतर्गत आएगा, छठवें के अंतर्गत ही प्रमुख कवियों का जन्म एवं जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान। इसके बाद एक चीज यहाँ पर और देखेंगे, प्रमुख कथन, हाँ इसी छठवें के अंतर्गत अन्य के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे प्रमुख कथन, ठीक है। कुछ विद्वान हैं हाँ जिनके जो है कि बड़े महत्वपूर्ण, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, हाँ इन लोगों के जो है कि कुछ अपना कथन है, कुछ अपने विचार दिए हैं, कुछ अपने तर्क दिए हैं विभिन्न संदर्भों में, जो कि कथन जो है कि बहुत ही खास करके पीजीटी परीक्षा और रियलिटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ पीजीटी और रियलिटी में तो अक्सर कथन 2-4 ठो रख दिया जाता है। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग यहाँ से देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ जो है मित्रों हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में जो पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ से इतनी चीजें पढ़ना है, जैसे आदिकाल को पढ़ना है, भक्ति काल को पढ़ना है, भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति को पढ़ना है, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो है कि क्या कहते हैं कि प्रेम आश्रय और ज्ञानाश्रय पढ़ना है। फिर सगुण भक्ति पढ़ना है, सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ना है। और इसके बाद जो है कि भक्ति काल के बाद रीत काल आता है, रीत काल को देखना है। रीत काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, तीनों पार्टों को देखना है। फिर जो है कि वहाँ से जो है इसके बाद आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तक देखना है। यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर जो है कि हम लोगों को
गद्य साहित्य पे आना है। गद्य साहित्य में सबसे पहले एक नाटक देखना है, एकांकी देखना है, निबंध देखना है, उपन्यास देखना है, कहानी देखना है, आलोचना देखना है। फिर अन्य तथ्य, प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत जैसे जैसे गीत नाट्य महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इसको देखना है। पुरस्कार एवं सम्मान देखना है, पत्र पत्रिकाएं देखना है, उपनाम देखना है, प्रमुख कवियों का जन्म एवं जन्म स्थान याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कुछ प्रमुख कथन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा सिलेबस है मित्रों। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कुछ चीजें हम लोगों को और देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके बाद और टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी में और क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी साहित्य से संबंधित, ठीक है, हिंदी साहित्य से जो चीजें होती हैं। अभी ये तो जो है कि शार्ट में संक्षेप में इनका परिचय हो रहा है। इसके बाद टॉपिक टू टॉपिक इसी तरह से जैसे हम बता रहे हैं, एक एक टॉपिक करके जो है कि हम पढ़ाते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद और क्या बचता है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट बचता है मित्रों, आपका नंबर 7वें पर आ जाता है भाषा विज्ञान। क्या है? भाषा विज्ञान, ठीक। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान, भाषा की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, कुछ भाषा के संदर्भ में भाषा पर कुछ परिभाषाएं विद्वानों की दी गई हैं, वो परिभाषाएं देखेंगे। हाँ, इसके बाद जैसे कि भाषा और बोली यहीं पर देखेंगे, उपबोलियां देखेंगे, जो है कि कौन कौन सी बोलियां होती हैं, यहीं से जो है हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है। और हिंदी से संबंधित, भाषा से संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे। और यहीं पर जो है कि मित्रों हम लोग जो है लिपि देखेंगे। हाँ, कौन सी लिपि है, देवनागरी का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी लिपियाँ होती हैं, हाँ, किस लिपि से देवनागरी का विकास हुआ, देवनागरी क्या होती है, खरोष्टी क्या होती है, ब्राह्मी क्या होती है, हाँ, और सिंधु घाटी लिपि क्या होती है। हाँ, इन सारी चीजों को जो है कि हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हम लोगों का काव्य शास्त्र, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां पॉइंट है काव्य शास्त्र, ठीक है। काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में हम लोग जो देखेंगे, काव्य शास्त्र के अंतर्गत जैसे रस छंद अलंकार हम लोग देखेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत। और इसी में देखेंगे प्रमुख संप्रदाय, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, छंद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। हाँ, विभिन्न संप्रदायों के विषय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो है कि इसके अंतर्गत आएंगी काव्य शास्त्र के अंतर्गत। और अगला पॉइंट हम लोगों को होगा सामान्य हिंदी। 9वां पॉइंट हो जाएगा सामान्य हिंदी मित्रों, ठीक है। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है कि बहुत सारी चीजें देखना है। सामान्य हिंदी में मतलब जो है कि जैसे सामान्य हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है, वर्ण से होती है। हम लोगों को यहाँ से वर्णमाला देखना है, वर्ण देखना है, ठीक है। और यहीं पर जो है कल प्राण देखना है, महाप्राण देखना है, ठीक है। और यहीं पर जो है कि आघोष देखना है, सघोष देखना है। यहीं पर हम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय जो है कि देखना है। यहीं पर हम लोगों को संधि देखना है, समास देखना है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी। तो इसमें जो है कि ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सामान्य हिंदी। और इसके बाद जो है कि जो हमारा 10वां पार्ट होगा मित्रों, यहाँ पर जो है कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। हाँ, तो संस्कृत साहित्य और कुछ संस्कृत व्याकरण जो है कि हिंदी में पूछा जाता है, हाँ, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, हाँ, उस सारी चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। संस्कृत साहित्य के जो महत्वपूर्ण कुछ निर्धारित कवि हैं, ठीक है, उन्हीं कवियों को हम लोग पढ़ना है। पूरा संस्कृत साहित्य हिंदी में नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन कुछ जो निर्धारित कवि जो सिलेबस में दिए गए हैं उन कवियों के विषय में देखना है। जैसे कालिदास हैं, भारवी हैं, माघ हैं, ठीक है, दंडी हैं। हाँ, तो जो फेमस कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि हैं संस्कृत साहित्य के, उन कवियों को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। और कुछ जो महत्वपूर्ण व्याकरण से जो है कुछ प्रश्न आ जाता है संस्कृत के संधि से, ठीक है। और यहीं से जो है कि जैसे रूप है हम लोगों को देखना है, लकार देखना है, ठीक है, और विभक्तियां देखना है। तो यहाँ से जो है कि हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ जो है कि सिलेबस हम लोगों का, ठीक है, कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी, हिंदी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी के अंतर्गत जो है कि हिंदी के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, बहुत लंबा
लंबा सिलेबस है, छोटा नहीं है। तो इसलिए जो है कि आप लोग जो है कि रेगुलरिटी बनाइए, एक क्रमबद्ध तरीके से जो है कि हम वीडियो एक एक करके बताते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग एक एक वीडियो करके देखते जाइएगा, कुछ भी एक भी पॉइंट कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ जो है कि मित्रों कह सकते हैं कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास इस पर जो है कि, ठीक है। तो इसमें हुआ कि क्या क्या हम लोगों को देखना है सिलेबस के, हम लोगों ने देखा कि हिंदी के सिलेबस में टीएचडी पीएचडी और एलटी के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ना, कम नहीं मित्रों, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसके लिए समय की जरूरत है, जो अभी आप लोगों के पास पर्याप्त है। यदि अभी से आप लोग लग जाएंगे तो मंजिल दूर नहीं है, ठीक है। निश्चित रूप से जो एक सफलता मिलेगी, लेकिन रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है, रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। हाँ, जिसको कि बनाने की जरूरत है, रेगुलरिटी आप लोग बनाइए। हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो डालते जा रहे हैं, आप लोग उसको देखते जाइए, ठीक है। तो कहीं से जो है प्रश्न आएगा तो आप लोगों से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, फिर जो है कि कल की वीडियो में कल से शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य की। हाँ, सभी को धन्यवाद।